गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने गिजो भाई पढ़ लिया था। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जीन जैक्स रूसो। रूसो के बारे में जो हम लोगों ने अभी तक, अगर इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो रूसो का जो नाम आता है वो फ्रांसीसी क्रांति के एक महान क्रांतिकारी के रूप में आता है, क्योंकि ये माना जाता है जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान देखा जाए तो इनके जो लेखों का, इनके ओजस्वी भाषणों का पड़ा था, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो हम इन्हें महान क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, लेकिन आज हम इनको एक नए रूप में, यानी एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जो दार्शनिक चिंतन है या शैक्षिक चिंतन है वो जानने से पहले हम इनका थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1712 ईस्वी में जिनेवा नामक नगर में एक घड़ी साज के घर में हुआ था, और जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था, और इनका लालन पालन इनकी लापरवाह चाची ने किया था, और पिता भी इन पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हो गए थे, और ये स्विट्ज़रलैंड का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसी का आनंद लेते रहते थे, घूमते टहलते रहते थे। धीरे धीरे इनका प्रकृति से प्रेम बढ़ता गया, और इन्हें पुस्तकें पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, और इन्होंने 6 वर्ष की आयु में ही अनेक उपन्यास पढ़ डाले। इसके बाद अगर हम इनकी विद्यालयी शिक्षा की बात करें तो इन्हें विद्यालय का जो उस समय का विद्यालयी वातावरण होता था वो इन्हें कभी भी पसंद नहीं आया, और ये विद्यालय इन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, क्योंकि विद्यालयों का वातावरण बहुत कठोर था, वहाँ का अनुशासन बहुत कठोर होता था। तो 10 वर्ष तक ये इधर उधर शिक्षा प्राप्त करते रहे। इसके बाद ये अपने चचेरे भाई के साथ लैटिन सीखने गए, लेकिन वहाँ से भी भाग गए। इसके बाद इन्होंने एक व्यवसायी के यहाँ कार्य किया, परंतु उसके कठोर व्यवहार के कारण वहाँ से भी भाग आया। इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि एक बार इन्हें झूठे आरोप में कठोर कारावास की सज़ा मिली, और जिसके परिणाम स्वरूप इनके युवा मन को इतनी ठेस पहुंची कि यह उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का कट्टर विरोधी बन गया। मतलब आप ये देखो कि इनको झूठे आरोप में इन्हें सज़ा हो गई, जिसकी वजह से उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी और उस समय की जो राजनीतिक दशा थी उससे इनका घोर विरोध हो गया। और इसीलिए इनकी आगे विचारधारा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये समाज से बहुत ज़्यादा मतलब दूरी रखना चाहते हैं बच्चे की, बालक को समाज का प्रभाव बालक पर नहीं पड़ने देना चाहते, क्योंकि इनका ये मानना है कि बालक प्योर पैदा होता है और उसमें जो भी बुराइयां आती हैं वो समाज में आकर आती हैं, यानी वो सारी बुराइयां समाज में आकर सीखता है। तो इसलिए इन्होंने ये माना है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो 21 वर्ष तक इनका जीवन बहुत कष्टमय और अनिश्चित रहा। इसके बाद वो जिनेवा छोड़कर फ्रांस भाग गए, और यहाँ आकर इन्होंने प्लेटो, हॉब्स, मॉन्टेन, वॉल्टेयर आदि विद्वानों के ग्रंथों का अध्ययन किया। तो अगर आप ये देखें तो इन्होंने बहुत उस समय के जो महान लेखक थे, महान विद्वान थे, उनकी किताबों का अध्ययन किया। जिस समय ये इनका काल था तो उस समय फ्रांस में लुई 16वां का शासनकाल चल रहा था, और लुई 16वां जो था वो बहुत ही अपरिपक्व शासक था, क्योंकि उसे 16 वर्ष की आयु में ही गद्दी में बैठने की परिस्थितियां बन गई थी, और वो 16 वर्ष की आयु में ही गद्दी में बैठ गया था। और उसकी जो लुई 16वां की जो पत्नी थी मेरी अंतायनेत, वो बहुत फिजूल खर्ची करती थी, और फ्रांस में उस समय मतलब अकाल पड़ा हुआ था और लोग भूखों मर रहे थे, और वो अपनी अय्याशियों में और फिजूल खर्ची में वो बहुत सारा धन व्यय कर रही थी। इसके खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। अब आप इससे अंदाज़ा समझ लो कि एक बार पढ़ा था, यूरोपीय इतिहास में पढ़ा था मैंने, तो उसमें एक बार फ्रांस के जो प्रतिनिधि मंडल थे, यानी समाज के जो प्रतिनिधि मंडल थे, वो लोग लुई 16वां से मिलने गए, और चूँकि फ्रांस में उस समय
अकाल की स्थिति थी, लोगों में बहुत गरीबी थी और भूखों मर रहे थे, तो वो अपनी व्यथा लेकर गए थे लुई सोलहवां के पास। और लुई सोलहवां का आप दिमाग देखिए, क्योंकि वो बहुत अपरिपक्व था, अभी लड़का ही था, तो उसको उतनी समझदारी नहीं थी, उसने वो ज़मीनी हकीकत देखी नहीं थी। तो वहाँ मेरी अंतायनेत और लुई सोलहवां दोनों अपने मतलब दरबार में बैठे हुए थे। तो वहाँ जब प्रतिनिधिमंडल पहुँचा और उसने कहा कि सरकार, आपके राज्य में लोग रोटी नहीं खा पा रहे। तो मेरी अंतायनेत ने ये कहा कि अच्छा, रोटी नहीं खा पा रहे, अगर रोटी नहीं खा पा रहे हैं तो इससे अच्छा है कि ब्रेड खाएं। यानी आप ये समझ लो कि वो लोग कितने अपरिपक्व और कितने मूर्ख थे कि वो ये समझ रहे थे कि लोगों को रोटी चबाने में या रोटी खाने में दिक्कत है। ये नहीं समझ पा रहे थे कि प्रतिनिधिमंडल कह रहा है कि रोटी ही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि अगर वो रोटी नहीं खा सकते तो केक खाएं। सॉरी, ब्रेड नहीं, केक। तो अब आप समझ लो कि ऐसी दशा थी। तो लुई सोलहवां का शासन काल था और लोगों का शोषण हो रहा था, तो जिसके विरुद्ध रूसों ने भी आवाज़ उठाई और कई लेख लिखे, और इसी के परिणाम स्वरूप 1789 में महान क्रांति हुई। लेकिन आप ये देखो कि जब तक रूसो जिंदा रहे तब तक उसके पीछे जो शक्तिशाली लोग थे वो लोग पीछे ही पड़े रहे और वो इधर उधर भागता ही रहा। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद फ्रांस का महान क्रांतिकारी, महान शिक्षा शास्त्री उन्हें घोषित किया गया। तो अब यही है कि इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। इसके बाद इन्होंने जो इनके जीवन के अनुभव थे उसके आधार पर इनका ये मानना था कि सामाजिक व्यवस्था अत्यंत दूषित है। इनके अनुसार प्रकृति के नियामक के हाथों से आने वाली प्रत्येक वस्तु अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथ में आकर यह दूषित हो जाती है, जैसे अबोध शिशु। इनका ये कहना है कि जो कहना है वो कोई गलत भी नहीं है कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है, ना वो अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो कोरी स्लेट होता है। उसमें जो कुछ भी लिखा जाता है वो जन्म के बाद लिखा जाता है, और वो सीखता कहाँ से है? अपने समाज से सीखता है, अपने घर परिवार से सीखता है। तो कहने का मतलब ये है, इनका ये मानना है कि बालक तो अबोध बालक शिशु पैदा हुआ था, उसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो भी बुराई सीखता है वो समाज में आके सीखता है। जैसे कहने का आशय यहाँ पर ये है कि जैसे आप ये देखो कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे ना तो अपनी जाति का पता होता है, ना अपने धर्म का पता होता है, ना अपने संप्रदाय का पता होता है, ना अमीरी गरीबी से कोई मतलब होता है, लेकिन जो कुछ भी सिखाते हैं कहीं ना कहीं हम ही लोग या ये समाज ही सिखाता है। तो जाहिर सी बात इनका ये कहना है कि सामाजिक व्यवस्था है वो एक प्योर शिशु को एक दूषित व्यक्ति में परिवर्तित कर लेती है। 1744 में इन्होंने अपनी दासी से विवाह कर लिया और आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए इन्होंने अध्यापक, सेक्रेटरी, ट्रांसलेटर, लेखक आदि के रूप में विभिन्न व्यवसायों को अपनाता और छोड़ता रहा। और इनका जो अंतिम समय था वो बहुत चिंता और अपमान में बीता, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ थी और वो अंतिम वर्षों में इंग्लैंड, जेनेवा और फ्रांस भागता रहा, इधर से उधर भागता रहा, और 1778 ईस्वी में फ्रांस में उसकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद फ्रांस के महान क्रांतिकारी होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें थी, इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जिसके अंतर्गत द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इमील, कन्फेशंस, द न्यू हेलाइज, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन, ये प्रमुख रचनाएं हैं। जिसमें से एमील जो है, बेशक वो बाकी सारी रचनाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो एमील नामक ग्रंथ है, चूँकि हम शिक्षा से संबंधित चीज़ें देख रहे हैं तो हम एमील की बात कर रहे हैं, तो एमील नामक जो ग्रंथ है वो महान ग्रंथ माना जाता है, और आधुनिक शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया उसमें कहीं ना कहीं इस ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान है। एमील एक महान ग्रंथ है और ये शिक्षा संबंधी विचारों से भरा हुआ है, और इस ग्रंथ ने ही रूसो को एक महान शिक्षा शास्त्री और समाज सुधारक का दर्जा प्रदान किया। और इसमें जो एमील, अगर इसके पहले अगर आप लोगों ने विलियम वर्ड्सवर्थ की एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ी होगी, पोएम पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लूसी नामक एक काल्पनिक बालिका के माध्यम से ये दिखाया है कि कैसे प्रकृति लूसी को शिक्षित करेगी। तो उसी तरह से जो रूसो ने ये ग्रंथ लिखा है एमील, इसमें एक काल्पनिक बालक की कहानी है जिसमें
उस काल्पनिक बालक की पूरी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है और कैसे नेचर उसे सब कुछ सिखाएगी, ये सब इसमें ब्यौरा दर्ज है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत महान ग्रंथ है और रूसो एमील को समाज के दूषित और कृत्रिम वातावरण से दूर रखकर प्रकृति के स्वाभाविक वातावरण में मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के अनुसार शिक्षित करना चाहता था। और जो एमील नामक ग्रंथ है, इसके प्रथम 3 भाग पुरुष शिक्षा से संबंधित है और अंतिम भाग स्त्री शिक्षा से संबंधित है। इसमें इसको अगर हम ये देखें तो ये इतना महान ग्रंथ है जिसने आधुनिक शिक्षा का मार्गदर्शन किया। लेकिन जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखा तो इसका राजनीतिज्ञों और धर्माधिकारियों ने इसे धर्म विरोधी ठहराया और जमकर विरोध इसका हुआ और रूसो को फ्रांस छोड़ना पड़ा। कहने का आशय ये है कि जो समाज के स्वार्थी तत्व थे, तो जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखा तो चूंकि उससे उनकी रोटियां छिन रही थी, तो इसलिए उन लोगों ने जमकर इसका विरोध किया। तो यही बात है कि जब तक ये रूसो जीवित रहे तब तक ये निरंतर इसी तरह की परिस्थितियों का सामना करते रहे और मृत्यु के बाद इन्हें फ्रांस का महान क्रांतिकारी और महान शिक्षा शास्त्री इन्हें घोषित किया गया। इसके बाद हम इनके अनुसार अगर शिक्षा की बात करें तो जो इनकी शिक्षा का नज़रिया है, तो इन्होंने तत्कालिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा विरोध किया है। इनका ये कहना है कि शिक्षा का अभिप्राय बच्चे में पूर्व निश्चित गुणों और विचारों को थोपना नहीं, वरन बालक को प्रत्येक विकासावस्था के अनुसार शारीरिक, मानसिक और नैसर्गिक क्रियाओं के लिए सुअवसर प्रदान करना है। यानी पूर्व निश्चित गुणों और विचारों को थोपना नहीं है। जैसे कि चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आदर्शवाद के विरोध स्वरूप ही प्रकृतिवाद का उदय हुआ था और प्रकृतिवादी विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो रूसो का आता है। तो रूसो ने पूर्व निश्चित गुणों और विचारों को थोपना इसको शिक्षा नहीं माना है, क्योंकि आदर्शवाद में क्या होता है, पहले से शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते थे, बालक के इंडिविजुअल डिफरेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और मनोवैज्ञानिक शिक्षा पर भी कोई बल नहीं दिया जाता था। पहले से सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित थे, आत्मानुभूति। तो इसलिए इन्होंने इस बात का विरोध किया है। इन्होंने इनके अनुसार जो शिक्षा है वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। अगर सारांश रूप में अगर हम कहें तो इनका ये मानना है कि शिक्षा कहीं बाहर से थोपने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अंदर से प्रस्फुटित होती है। क्योंकि ये बात भी सही है कि जो बालक जो भी शक्तियाँ मतलब बालक के अंदर जो भी शक्तियाँ हैं वो लेकर पैदा होता है, वो बाहर से उसमें कुछ नहीं थोपा जा सकता। बस ये ऐसे ही है जैसे एक बीज होता है, उसमें संपूर्ण वृक्ष बनने की क्षमता पहले से मौजूद होती है, बल्कि सिर्फ उसे उचित पर्यावरण मिलने की देर है। तो इसी तरह से बालक भी अपनी समस्त शक्तियाँ लेकर पैदा हुआ है। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा केवल पर्यावरण प्रदान करती है जिसके माध्यम से बालक के अंदर जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हों। तो वही बात इन्होंने कही कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है और वह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यानी जो वो लेकर पैदा हुआ है, जो शक्तियाँ लेकर पैदा हुआ है, केवल उसी का बाह्य प्रकटन है, उसी की अभिव्यक्ति करती है शिक्षा। एक जगह और उन्होंने कहा है शिक्षा के बारे में कि बालक की स्वाभाविक शक्तियों तथा योग्यताओं के आंतरिक विकास का नाम ही शिक्षा है। बालक की स्वाभाविक शक्तियों तथा योग्यताओं, स्वाभाविक शक्तियों और योग्यताओं यानी जो वो लेकर पैदा हुआ है स्वाभाविक रूप से, के आंतरिक विकास का नाम ही शिक्षा है। आंतरिक विकास इसलिए कहा कि मतलब विकास अंदर से, ना कि बाहर से कुछ थोपा जाए उस पर। ठीक है। फिर इसके बाद रूसो ने शिक्षा के जो 3 तत्व बताए हैं, जिसमें प्रकृति द्वारा शिक्षा, मानव द्वारा शिक्षा और पदार्थ द्वारा शिक्षा। तो प्रकृति द्वारा शिक्षा से यहाँ पर आशय ये है कि बालक को जो कुछ भी शिक्षा प्रदान की जाए, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के सानिध्य में रख कर दी जाए और दूसरा बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। जैसी उसकी प्रकृति है सबसे पहले बालक की प्रकृति को जाने और उस प्रकृति के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करें। दूसरा है मानव द्वारा शिक्षा। मानव द्वारा शिक्षा से तात्पर्य यह है कि जो बालक में समाज और व्यक्तियों का प्रभाव पड़ता है उसको इन्होंने मानव द्वारा शिक्षा कहा है। इनका ये मानना है कि समाज के अन्य लोगों के जीवन शैली, मान्यताओं, परंपराओं आदि का उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और यही प्रभाव मानव द्वारा शिक्षा है। यानी जो समाज के संपर्क में आकर बालक जो सीखता है, विभिन्न लोगों से या समाज से जो सीखता
सीखता है वो है मानव द्वारा शिक्षा। और तीसरी प्रकार की शिक्षा इन्होंने माना है पदार्थ द्वारा शिक्षा या पदार्थ के माध्यम से शिक्षा। तो पदार्थ द्वारा शिक्षा से तात्पर्य यह है कि जो बालक वातावरण के संपर्क में रहकर सीखता है, यानी विभिन्न तरह के जो पदार्थों को जानता समझता सीखता है, वो भी शिक्षा। तो रूसो ने मानव और पदार्थ द्वारा प्राप्त शिक्षा को प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा निम्न स्तर का माना है। फिर भी उनका विचार है कि पूर्ण शिक्षा के लिए तीनों में सामंजस्य होना आवश्यक है। यानी ये जो 3 प्रकार की शिक्षाएं इन्होंने बताई हैं, इसमें से प्रकृति द्वारा शिक्षा को इन्होंने सर्वोत्तम माना है और मानव और पदार्थ द्वारा जो शिक्षा है उसको निम्नतर माना है। लेकिन ये भी कहा है कि हमें तीनों में बैलेंस होना चाहिए, हमें तीनों का ज्ञान होना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इसी के अंत आगे हम शुरू करेंगे रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।